तो प्रीवियस टॉपिक में हमने देखे थे कि अनस्टेबल न्यूक्लियस जब अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स या कुछ एनर्जेटिक रेडिएशन इमिट करता है तो फिर वो दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और तब उसका डीके हो गया ऐसा कहा जाता है। तो डीके होते वक्त यानी न्यूक्लियस से पार्टिकल्स आते वक्त कौन से पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, कौन से पार्टिकल्स इमिट होते हैं या एनर्जेटिक रेडिएशंस इमिट होते हैं, उसके अनुसार डीके होने के 3 टाइप्स बताए गए थे। तो दो 3 टाइप्स में नंबर 1 अल्फा डीके, नंबर 2 बीटा डीके एंड नंबर 3 गामा डीके। अल्फा डीके इन द सेंस अल्फा पार्टिकल्स बाहर आने के कारण वो डीके हो जाएगा। बीटा डीके यानी बीटा पार्टिकल्स बाहर आने के कारण एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमको डिटेल में स्टडी करनी है अल्फा डीके की। अब इस डीके में क्या बाहर आएंगे न्यूक्लियस से? अब जिससे बाहर आएंगे तो उसको कहा जाता है पेरेंट न्यूक्लियस, यानी जिस न्यूक्लियस से ये पार्टिकल्स या रेडिएशंस बाहर आएंगे और उसके कारण फिर वो न्यूक्लियस दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। तो जहां से निकलते हैं उसको कहा जाता है पेरेंट न्यूक्लियस, और बाद में कन्वर्ट होने के बाद वो जो न्यूक्लियस मिलता है दैट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस या प्रोडक्ट न्यूक्लियस। तो फिर अल्फा डीके में पेरेंट न्यूक्लियस से क्या बाहर आएंगे? तो दैट इज अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स मतलब पेरेंट न्यूक्लियस विल इमिट द अल्फा पार्टिकल्स। फिर एक अल्फा पार्टिकल यानी क्या बात है? तो इट इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम एटॉमिक मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2। हीलियम का न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल यानी क्या बात है? कौन सा पार्टिकल है? तो हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 4। तो उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। वो न्यूक्लियस बाहर आना कहां से? कोई पेरेंट न्यूक्लियस से, रेडियो एक्टिव पेरेंट न्यूक्लियस लिया जाएगा कोई भी से एक्स नाम का। तो वहां से वो एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो उसको बोलेंगे हम अल्फा डीके हो रहा है। अब अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा मतलब हीलियम न्यूक्लियस इमिट हो रहा, और हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब वो पेरेंट न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन का बंडल बाहर निकलेगा। अगर ऐसा हुआ तो पेरेंट न्यूक्लियस का 2 प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन्स भी कम हो जाएंगे। फिर जो डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा तो उसका एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या वही रहेगा या डिफरेंट होगा? सोचो। जिस फॉर एग्जांपल एक कोई तो भी मैं न्यूक्लियस लेता हूं, पेरेंट न्यूक्लियस से एक्स, दिस इज द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एटम का सिंबल ये एक्स। अब उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर से ये और एटॉमिक नंबर जेड, दिस इज द एक्स एलिमेंट। फिर इट हैज अंडरगॉन अल्फा डीके मतलब अल्फा पार्टिकल इमिट किया उसके न्यूक्लियस ने, तो फिर मिलने वाला इसको बोलेंगे डॉटर एलिमेंट, डॉटर न्यूक्लियस। फिर अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर इसका डॉटर न्यूक्लियस का सेम रहेगा क्या? देखो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स कम हो गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर को हम बोलते हैं
न्यूक्लियॉन्स की नंबर, और न्यूक्लियन की नंबर यानी एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो गए, मतलब कुल मिलाकर 4 न्यूक्लियस कम हो गए। ये एक्स एलिमेंट था, एक्स एलिमेंट का न्यूक्लियस था, उसने एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाला, मतलब प्लस अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस। तो अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस होने के लिए यहां एटॉमिक मास नंबर क्या होना चाहिए, ये -4, ताकि ये -4 + 4 यानी ये हो जाएगा। और वैसे भी इस न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, मतलब हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकला, तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन की नंबर कम हो गई, तो ये की वैल्यू 4 से कम हो जाएगी, इसलिए ये -4। और 2 प्रोटॉन की नंबर कम हो गई तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 कम हो गए, तो यहां क्या होगा Z-2। सो दिस द जनरल फॉर्मूला और जनरल इक्वेशन, मतलब इट कैन बी रिप्रेजेंट, मतलब अल्फा डीके कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। अब सवाल ये उठता है कि अल्फा डीके होता क्यों है, यानी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है, कल देखे अपन ने कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू किसी न्यूक्लियस के लिए अगर काफी कम है तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, और वो अनस्टेबल होते हुए फिर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेडिएशंस वो बाहर इमिट करता है। तो अभी हम देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल वो इमिट क्यों करता है। सबसे पहले तो जनरली अल्फा पार्टिकल सारे न्यूक्लियाई इमिट नहीं करते, बल्कि जिनका एटॉमिक मास नंबर 210 से ज्यादा है, तो एंड फॉर विच एटॉमिक मास नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 210, यानी जिन न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास नंबर 210 से ज्यादा है या 210 एंड मोर है, तो फिर वहां से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा। अब क्यों होता है, तो जिसका एटॉमिक मास नंबर 210 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स 210 का हाफ लेते तो 105 से कम रहेंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा है, से 80, 85, 90 एंड सो ऑन। तो इतने सारे प्रोटॉन्स अगर है तो प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सारे प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वो प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन का फोर्स। और हमने न्यूक्लियर फोर्स इस टॉपिक में देखे थे कि 2 प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन का फोर्स होता है, लेकिन वो दोनों प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो उनके बीच में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, और वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, और इसलिए उन 2 प्रोटॉन्स को रिपेल होने के बावजूद भी पकड़ कर रखता है। दिस वाज द केस, लेकिन यह बात सच तब तक रहती है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस न्यूक्लियस के अंदर कम है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, न्यूक्लियर फोर्स में यह कहा गया था, न्यूक्लियर फोर्स टॉपिक में हमने देखे थे कि नंबर ऑफ 2 प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, वो तो रहेगा, लेकिन जब वो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है तो उनके बीच में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। यह स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, और वो रिपल्सिव फोर्स निग्लिजिबल होता है, इसलिए वो 2 प्रोटॉन्स बंधे हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर, इवन दो देयर इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो लेकिन यह बात सच कब तक होती है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस न्यूक्लियस के अंदर कम है तो, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन 85 है, मोर देन 85 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर है, तो उन प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन का फोर्स काफी ज्यादा होता है, और वो न्यूक्लियर फोर्स नो डाउट
इन दैट केस अगेन देयर इज द न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स उस रिपल्सिव के फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए जरा वीक बन जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसे हालत में वो न्यूक्लियस फिर अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है तो वो चाहेगा कि ये ज्यादा के प्रोटॉन्स बाहर निकाले जाए स्टेबल बनने के लिए, एंड इन दिस वे इट इमिट्स द और इट इजेक्ट्स द प्रोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो खाली 2 प्रोटॉन्स नहीं निकलता वो न्यूक्लियस, बल्कि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन का बंडल बनाकर, मतलब अल्फा पार्टिकल बनाकर वो निकलता है। तो नेचुरली प्रोटॉन की तो नंबर कम हो गई। ऐसे करते करते प्रोटॉन की नंबर कम हो जाती है और बाद में स्ट्रांग रिपल्सन का फोर्स जो स्ट्रांग अट्रैक्शन के फोर्स के कंपैरिजन में वीक हो जाता है। So that's why there is the emission of the alpha particle in this way. Now एग्जाम्पल लेते हैं अल्फा डीके का। एग्जाम्पल के तौर पर एक बिस्मथ पैरेंट न्यूक्लियर बिस्मथ का, इसका एटॉमिक नंबर 85 और मास नंबर 212। एटॉमिक नंबर 85, मास नंबर 212। इट अंडरगोज द अल्फा इमिशन। एक अल्फा पार्टिकल अगर इमिट करता है तो जो डॉटर एलिमेंट बनेगा तो वो रहता है थैलियम प्लस अल्फा पार्टिकल। अब बताओ व्हाट विल बी द एटॉमिक मास नंबर ऑफ थैलियम। एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया उसने, एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास नंबर था 212। तो थैलियम का एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा 212 माइनस 4, दैट विल बी 208। और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 83। So in this way that bismuth is converted into the thallium. Bismuth is unstable nucleus. Bismuth element will have the unstable nucleus, but thallium will have the stable nucleus by converting one by emitting one alpha particle from its nucleus. अब इसमें एक होता क्या है कि ये जो प्रोडक्ट्स है, मतलब प्रोडक्ट्स में मतलब क्या मिला अपने को कि थैलियम न्यूक्लियस मिला और बाद में अल्फा पार्टिकल मिला, तो ये बन गए प्रोडक्ट्स और ये बना पेरेंट एटम, मतलब पेरेंट्स, और ये डॉटर्स। तो इनका मास और इनका मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट वही फिर से mass of this product is less than the mass of the parent atoms. What I am saying, mass of the parent atom is less, mass of the product atoms or products is less than the mass of the parent atoms. यहाँ में प्रोडक्ट एटम्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये एटम नहीं है, ये जस्ट पार्टिकल है, ये एटम माना जा सकता है। इसलिए बेहतरीन इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट्स, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ द ऑल प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड दिस इज द पेरेंट एटम। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन द मास ऑफ द पेरेंट एटम। फिर से वो डिफरेंस आया, तो ज्यादा का मास जब यानी अल्फा पार्टिकल इमिट होगा बिस्मथ से, तो फिर ये जो प्रोडक्ट बन गया तो इसका मास कम है, तो पहले ज्यादा जो मास था तो वो गया कहां, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब बिस्मथ से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो अल्फा पार्टिकल जस्ट इमिट नहीं होगा, अल्फा पार्टिकल बाहर आकर रुकेगा नहीं, इट विल बी मूविंग विद द वेरी हाई वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज
1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और टू 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 1% से लेकर 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में कोई भी वेलोसिटी से वो जा सकता है, दैट अल्फा पार्टिकल. So in this way alpha particle is utilized, alpha particle is emitted. What I am saying, total mass of this parent atom is more than the mass of this products. तो more mass means mass difference, mass defect जिसको कहा गया था, तो वो कहा जाता है इसका मास, ये दोनों का मास टोटल किए तो ये मास कम आता है और ये मास ज्यादा है. तो व्हाट अबाउट दैट एक्सेस मास? सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी. व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी? नॉट हीट एनर्जी बट इट इज काइनेटिक एनर्जी. ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस? दैट अल्फा पार्टिकल इमिटेड व्हिच मूव्स विद द हाई वेलोसिटी. व्हाट अबाउट इट्स वेलोसिटी? इट इज फ्रॉम 1% टू 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में 1% हो या 10% हो, इस रेंज में कोई भी स्पीड से वो जा सकता है अल्फा पार्टिकल. लेकिन ये थैलियम न्यूक्लियस वो रहेगा, वो वही पे रहेगा. यानी जैसे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा अगर मान लीजिए ये बिस्मथ का ब्लॉक है, तो बिस्मथ के एटम्स है इसमें, तो बिस्मथ के एटम में से एक एटम से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, तो बिस्मथ का एटम से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, तो वो बिस्मथ का एटम कन्वर्ट हुआ किसमें? थैलियम में. तो वो थैलियम एटम वहीं पे रहेगा, थैलियम न्यूक्लियस वहीं पे रहेगा, लेकिन निकलने वाला अल्फा पार्टिकल हाई वेलोसिटी से बाहर जाएगा. Where from that velocity is obtained? Because the mass defect is converted into the kinetic energy. Now what will be the formula? So now this energy equivalent, जो एनर्जी मिलती है, तो that is called Q value of that alpha decay. So what is Q value or Q factor? तो Q value क्या रहेगी? It's the mass defect is converted into the binding energy. Mass defect is converted into the kinetic energy. So what is the mass defect? First of all, suppose in general, instead of taking this particular example, I am taking this example. Suppose M is the mass of X element. That is the parent element, parent atom. My is the mass of daughter atom. And young alpha is the mass or young helium. अल्फा पार्टिकल लिख सकते हैं या हीलियम लिख सकते हैं. So mass of this and mass. So take the sum of these two masses. And this mass is more. So take the difference. Now this mass, all these masses will be in atomic mass units. Remember. And these are the masses of the atoms. क्योंकि जब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे थे तो उस वक्त हमने न्यूक्लियस के बाद मास इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद हमने कन्वर्ट किए थे. तो उसी तरह से यह भी, हालांकि देखा जाए तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है. न्यूक्लियर रिएक्शन में बाद में हमने क्या किए, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट, ये न्यूक्लियस ऑफ डॉटर और ये मतलब ये अल्फा पार्टिकल, ऐसा हो जाएगा. लेकिन बाद में हमने इधर भी इलेक्ट्रॉन के मास ऐड किए, इधर भी इलेक्ट्रॉन के मास ऐड किए. तो न्यूक्लियस में जब इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूक्लियस के मास में इलेक्ट्रॉन का मास ऐड किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? एटम, मास ऑफ द एटम. सो दिस इज द मास ऑफ द X atom, that is the parent atom. This is the mass of daughter atom and this is the mass of helium atom. So in this way mass defect will be obtained and multiplied by c square according to Einstein's mass energy relation, and this will be nothing but Q value or Q factor of alpha decay. एक एग्जांपल ले सकते. एक क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल कि कैलकुलेट द Q value for particular reaction that I am telling. क्वेश्चन नंबर अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 15 में एक दिया गया है
सब क्वेश्चन से ये B, C different questions are there. You can calculate the Q value is energy release or Q value in that case. For example, question number 15 अनसॉल्व क्वेश्चन, बाकी एक दो सॉल्व करके दिए हैं, अल्फा पार्टिकल बाहर आया तो क्या होगा करके, तो यू कैन इजीली गो थ्रू दैट सॉल्व क्वेश्चन. बट अनसॉल्व क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 में सब क्वेश्चन ये दिया है. इसमें कहा गया है एक न्यूक्लियर रिएक्शन दी गई है, रेडियम 22388, रेडियम एटॉमिक मास नंबर 223 and atomic number 88. Which undergoes the alpha is lead. अब क्या इमिट होता होगा वो देखना है अपने को. The atomic mass number is 20952. प्लस कार्बन 612 40, कार्बन 46. अब एक न्यूक्लियर रिएक्शन बता दिया है उसने, या पर्टिकुलरली कोई अल्फा डीके की बात नहीं की है. देखो तो यहां से क्या होता है, 209 प्लस 14 दैट इज 223, 82 प्लस 6 दैट इज 88 हो गई. एटॉमिक मास नंबर भी बैलेंस हुआ और एटॉमिक नंबर भी बैलेंस हो गया ना. ऐसा समझो कि रेडियम इज कन्वर्टेड इनटू द लीड एंड कार्बन एटम इज कार्बन आइसोटोप इज इमिटेड. अब इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, अब ये एनर्जी क्यों रिलीज होगी, तो ये जो प्रोडक्ट एटम्स है तो इनका मास, दोनों का मास इस पेरेंट एटम के कंपैरिजन में काफी कम है. तो मास डिफेक्ट जो है तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मास ऑफ रेडियम एटम जो तुमको दिया जाएगा दैट इज आई विल मींस क्यू वैल्यू और एनर्जी रेडिएटेड, जो भी एनर्जी रेडिएट होगी उसको क्यू वैल्यू भी बोल सकते हैं. तो दैट विल बी गिवन बाय मास ऑफ रेडियम एटम माइनस मास ऑफ लीड एटम माइनस मास ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये एंड बोल मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर. c is the speed of light, here c stands for carbon. These values will be given to you, दिए है, you have to put those values. Those are given in atomic mass unit, unified atomic mass unit में ये values दिए गए. You have to do this numerical. तो ये वैल्यू पुट करने के बाद C, मैं ये फिर से वही बताना चाहता हूं कि यहाँ C से मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ फॉर्मूला में रखो, लेकिन ये वैल्यू यहाँ रखने के बाद डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 931.5 एंड राइट हियर द यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेटेड, दैट विल बी एनर्जी रिलीज्ड इन दिस. सिमिलरली यू कैन सॉल्व द B, दैट इज A, B एंड C, तीनों कर सकते हैं. So in this way you can calculate the energy released in case of that. अब वो न्यूमेरिकल्स क्या बताते हैं. नेक्स्ट डीके इज बीटा डीके. अनदर अब बीटा डीके में क्या होता होगा, बीटा पार्टिकल इमिट होता होगा. बीटा पार्टिकल यानी क्या है, तो इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रॉन, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. अब ताज्जुब की बात यह है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आना, तुमको तो मालूम है इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे क्या आएंगे, वहां से न्यूक्लियस से भी, वो भी व्हाट आई एम सेइंग, बीटा
ये जो हम डीके देख रहे थे, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, तो ये न्यूक्लियर फेनोमेनन है, न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस से। तो बीटा डीके का मतलब होता है कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है, अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस है, तो वहां से बीटा पार्टिकल बाहर आएगा। एंड व्हाट इज बीटा पार्टिकल? इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसका मतलब तुम ये सोचोगे क्या कि इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो कभी न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में, तो कभी प्रोटॉन का कन्वर्सन न्यूट्रॉन में। क्योंकि ये कब होता है कि जहां जिन न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास नंबर काफी ज्यादा होता है, 210 से भी ज्यादा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की नंबर काफी ज्यादा होने के कारण उनके बीच में झगड़े चलते रहते हैं, ऐसा समझो। तो उन लड़ाई में कभी न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में होता है, तो कभी प्रोटॉन का कन्वर्सन न्यूट्रॉन में होता है। अब अगर न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में हुआ, फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रॉन अंडरगोज 1 प्रोटॉन। अब जरा बताओ कि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, तो उसका एटॉमिक नंबर हम 0 समझेंगे। और न्यूट्रॉन मतलब एक न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन में एटॉमिक मास नंबर 1 होगा। फिर उसका कन्वर्सन हुआ प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1 और प्रोटॉन का एटॉमिक मास नंबर भी 1। प्रोटॉन यानी 1 न्यूक्लियन हो गया, तो 1 न्यूक्लियन यानी एटॉमिक मास नंबर 1। तो फिर यूनिट क्या होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल। साइमल्टेनियसली वहां एक एंटी न्यूट्रिनो करके एक पार्टिकल भी निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। अब एंटी न्यूट्रिनो क्या बात है? तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ऐसे जो दो पार्टिकल्स है, वो भी इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो चलते रहता है, क्लैशेस चलते रहते हैं, तो न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में होते हुआ एक पार्टिकल बाहर आता है, दैट प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में हुआ, तो ये प्रोटॉन। फिर एक बीटा पार्टिकल भी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और एक न्यूट्रिनो नाम का एक पार्टिकल और बाहर आएगा। वाह, ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, वो वहीं पे होते हैं ऐसा नहीं। बीटा पार्टिकल, सी व्हाट आई एम सेइंग, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स की नंबर काफी ज्यादा रहेगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर काफी ज्यादा रहती है, तो उस वक्त एक न्यूट्रॉन समझो, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला न्यूट्रॉन, तो उसका कन्वर्सन प्रोटॉन में होता है। तो ये प्रोटॉन में कन्वर्सन होते वक्त, वो प्रोसेस चलते वक्त, यह है बेसिक प्रोसेस। ये प्रोसेस चलते वक्त क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तैयार होता है वहां, यानी इलेक्ट्रॉन बेसिकली नहीं रहता अंदर, बल्कि वो तैयार होता है, और बाद में एक एंटी न्यूट्रिनो करके भी एक पार्टिकल तैयार होता है। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है? एक लाइट पार्टिकल, वेरी वेरी लाइट पार्टिकल, जिसका मास काफी कम है एंड हैविंग नो चार्ज। तो ऐसी एक रिएक्शन तैयार होती है वहां। अब बताओ मुझे कि एक अगर मान लीजिए एलिमेंट है X, जिसका एटॉमिक मास नंबर ये था और एटॉमिक नंबर Z था। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले बहुत सारे न्यूट्रॉन्स में से एक न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में हुआ। अब ये जो Y एलिमेंट मिलेगा अपने को, न्यूक्लियस ऑफ Y एलिमेंट। तो अभी हुआ क्या देखो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की नंबर कम हो गई और प्रोटॉन की नंबर बढ़ गई। पहले ये का मतलब होता है ये इक्वल टू Z प्लस N,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक कम हो गई, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ गई, तो ये की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। न्यूट्रॉन कम हुआ लेकिन उसका कन्वर्सन प्रोटॉन में हुआ, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस की नंबर क्या रहेगी? सेम रहेगी। दैट्स व्हाई ये विल रिमेन सेम। लेकिन अब क्या हुआ, पहले जेड प्रोटॉन्स थे, तो इसका कन्वर्सन, एक का कन्वर्सन इसमें होने के कारण जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो दिस विल बिकम जेड प्लस 1। यानी जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन इन बीटा डीके इस तरह से बन जाएगी, एंड हियर देयर विल बी द वन बीटा पार्टिकल, दैट इज नथिंग बट ई। इस तरह से हो जाएगा, एंड अगेन एंटी न्यूट्रिनो विल बी देयर प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अब ये हुआ, ठीक है कि न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली ऐसा भी हो सकता है तो कि वहां प्रोटॉन की नंबर भी ज्यादा है, तो प्रोटॉन का कन्वर्सन न्यूट्रॉन में भी हो सकता है। जब ऐसा होगा तब फिर से एक पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन के जैसा ही एक पार्टिकल बाहर निकलता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जैसी है, सिर्फ इतना डिफरेंस कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दैट विल बी बेटर वे कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन। और वो पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, तब उसमें बीटा प्लस डीके हुआ ऐसा कहा जाएगा। यानी बीटा डीके का ये जो पहला हमने एग्जांपल देखे, इसमें क्या हुआ था, न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में होते वक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, लेकिन प्रोटॉन का कन्वर्सन न्यूट्रॉन में होते वक्त पॉजिट्रॉन बाहर आएगा, तो उसको भी बीटा डीके कहा जाएगा। मींस बीटा डीके विल बी ऑफ टू टाइप्स। इन फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉमन इन जनरल, उस टाइप में क्या होता है, दैट न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड along with the antineutrino. While in another type, it will be also called as beta decay. लेकिन उस टाइप में क्या होगा, प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। अब देखो, प्रोटॉन अगर कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पॉजिट्रॉन, एंड विल बी डिवाइडेड बाय ई प्लस। तो या -1, मतलब 1 ये, क्योंकि 1 + 0 दैट इज 1, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बढ़ गया प्लस न्यूट्रिनो। अब इसमें एक ताज्जुब की बात यह होती है कि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला प्रोटॉन का कन्वर्सन न्यूट्रॉन में हुआ और न्यूट्रॉन का मास तो ज्यादा होता है, फिर ये ज्यादा का प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का कन्वर्सन न्यूट्रॉन में होते वक्त ज्यादा का मास आ रहा, तो ज्यादा का मास आया कहां से, तो ये केवल न्यूक्लियस के अंदर होता है कि क्योंकि अदर न्यूक्लियस के अंदर अदर जो प्रोसेस होती है, तो वहां से कुछ एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी यूटिलाइज होती है प्रोटॉन का कन्वर्सन न्यूट्रॉन में करने के लिए। क्योंकि ये मास बढ़ गया तो ज्यादा का मास कहां से आएगा, तो दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट इनटू मास। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, सो एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास, इंटरकन्वर्टिबल होने के कारण। सो इन दिस वे दैट, and in that case whatever that will be emitted, that will be, instead of electron, that will be positron. What this is called as positron, and the sub particle will be neutrino instead of antineutrino. So this type of beta decay means here it will be written x element a z will undergo the, so then y, and here it will be z -1.
because here there will be the positron E plus 1. Atomic mass number will remain same, and here there will be neutrino. Again, whether it is the first beta decay और सेकंड बीटा डिके, चाहे इलेक्ट्रॉन निकले या पॉजिट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों न्यूक्लियस से ही निकलते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस में, और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है। जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है तो उसी तरह से उसी का एग्जैक्टली वही इलेक्ट्रॉन, वैसा ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आता है जब न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में होता है, और जब प्रोटॉन का कन्वर्सन न्यूट्रॉन में होता है तो उस पॉजिट्रॉन बाहर आता है। तो ये पॉजिट्रॉन कैसा रहता है? तो एग्जैक्टली रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जैसा ही, सिर्फ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे थे इलेक्ट्रॉन के जैसे। सो इन दिस केस आल्सो वेदर प्लस अल्फा डीके हो, दिस विल बी कॉल्ड प्लस अल्फा डीके एंड दिस विल बी कॉल्ड माइनस अल्फा डीके। तो जनरली माइनस अल्फा डीके ही कहा जाता है, लेकिन ये माइनस अल्फा डीके हो या प्लस अल्फा डीके हो, इसमें भी प्रोडक्ट एटम्स का मास कम रहता है और पेरेंट एटम का मास ज्यादा होता है। अगेन द मास विल बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। सो अगेन Q value will be given by what? Mass of atoms X atoms minus mass of Y minus मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रही बात न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो इनके मास, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी न्यूट्रिनो का मास निग्लिजिबल है। दैट्स व्हाई दिस मास ऑफ न्यूट्रिनो इज नॉट टू बी टेकन एंड मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर। दिस विल बी द Q वैल्यू ऑफ द बीटा डीके। मास ऑफ पेरेंट्स न्यूक्लियर पेरेंट्स एटम, मास ऑफ प्रोडक्ट एटम एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का मास सेम रहता है। मास ऑफ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उनका मास निग्लिजिबल है। सो दिस विल बी द Q फैक्टर ऑफ द बीटा डीके। अगेन डिपेंडिंग अपॉन दिस, one numerical is solved there and unsolved numericals also you can go through as per that of the question number 15. So this is all about the alpha decay and beta decay. Gamma decay we shall see later on.